हेलो स्टूडेंट्स। तो हम सेकंड पार्ट के अंदर कार्बन और उसके यौगिक देख रहे हैं। जहां हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर देखो यहाँ तक देख लिया था कि जैसे ये जो OH ग्रुप है, OH ग्रुप के लिए हम पीछे अनुलग्न ओल लगाते हैं, और जहाँ पर COOH समूह क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ हो तो पीछे हम ओइक अम्ल लगाते हैं। CHO ग्रुप के लिए हम एल लगाते हैं। ठीक है ना, याद रखें OH को एल्कोहल ग्रुप बोला जाता है, COOH को कार्बोक्सिलिक समूह और CHO को एल्डिहाइड समूह कहते हैं। इन सभी का अनुलग्न लगता है, यानी ये पीछे जुड़ते हैं, जैसे ओल, ओइक अम्ल और एल। और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के लिए जो क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो है, ये आगे की ओर लगता है। हमने यहाँ तक देख लिया। ठीक है, यानी कि अगर हमें ब्यूटेन और क्लोरीन, ब्यूटेन के साथ क्लोरीन ग्रुप जोड़ना है तो हम क्या बोलेंगे, क्लोरोब्यूटेन, है ना। ब्रोमीन जुड़ा हुआ हो तो ब्रोमोब्यूटेन। तो हम इनको आगे पूर्व लग्न के रूप में लगाएंगे। जबकि अगर ब्यूटेन समूह के साथ में अगर एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो हम उसका नाम क्या देंगे, ब्यूटेन प्लस एल, ब्यूटेन नेल। और अगर एल्डिहाइड की जगह एल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो हम नाम देंगे ब्यूटेन प्लस ओल, यानी ब्यूटेनोल। और अगर उसमें कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा हुआ हो तो अनुलग्न लगा देंगे हम ब्यूटेन प्लस ओइक अम्ल, यानी ब्यूटेनोइक अम्ल। तो यहाँ तक तो हमने देख लिया था। अब इनको थोड़ा एग्जाम्पल के रूप में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो CH3CH2OH, अगर ऐसा नाम, ऐसा आपको समूह कहीं दिखे तो यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ OH समूह है। OH का पीछे अनुलग्न लगेगा ओल, और इसमें कार्बन है दो, दो कार्बन को एथ बोलेंगे, और दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हम इसको नाम देंगे एन। तो ये क्या हो जाएगा, एथ एन ओल, एथेनोल। ठीक है, इसी प्रकार देखो अगर एक, दो, तीन कार्बन हो और OH ग्रुप जुड़ा हुआ हो, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच, है ना, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, तो इसको नाम क्या देंगे, तीन कार्बन होने से प्रोप, सिंगल बॉन्ड होने से एन, और OH ग्रुप की वजह से अनुलग्न ओल लग जाएगा तो इसको प्रोपेनोल नाम दे देंगे। इसी प्रकार CH3COOH समूह जुड़ा हुआ हो, है ना, तो यहाँ कार्बन कितने हैं, दो कार्बन, और दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे। ठीक है, तो आप ध्यान रखें कि यहाँ पर जो COOH समूह है, ये वाला कार्बोक्सिलिक समूह, इसका कार्बन भी नंबरिंग में गिना जाता है, नामकरण में गिना जाता है। तो यहाँ पर टोटल कार्बन कितने हैं, दो है, एक तो CH3 का और एक COOH का। तो दो कार्बन होने से हम इसको बोलेंगे एथ, और दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होने की वजह से हम इसको बोल देंगे एन। ठीक है, और यहाँ COOH समूह का जो अनुलग्न है वो हो जाएगा ओइक अम्ल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है एथ एन ओइक अम्ल यानी एथेनोइक अम्ल हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार देखो, अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद में, अगर CH3CH2COOH हो तो यहाँ तीन कार्बन हो गए। ठीक है, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इस तीन कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और अनुलग्न इसका हो जाएगा ओइक अम्ल, यानी पीछे लग जाएगा ओइक अम्ल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक अम्ल। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता तो हम इसको एन की जगह ईन लिख देते, तो ये नाम क्या हो जाता, प्रोपिनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक की जगह प्रोपिनोइक अम्ल हो जाता, है ना। तो आगे देखें, देखो अब अगर हम एल्डिहाइड ग्रुप की या एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह की बात करें तो देखो यहाँ पर CH3CH2CHO, ये CHO समूह एल्डिहाइड है, इसका अनुलग्न पीछे लगता है एल, और दो कार्बन है तो एथ हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दें, कार्बन इस एल्डिहाइड समूह का कार्बन भी गिना जाता है, तो ये बाई मिस्टेक यहाँ पर एथ की जगह, ये एथ नहीं होकर यहाँ पर इसकी जगह क्या आएगा, प्रोप आएगा, तो आप इसको ठीक कर लें। ठीक है, तीन कार्बन, क्यों, क्योंकि यहाँ पर CHO समूह है, यानी एल्डिहाइड समूह का कार्बन भी काउंट होगा। तो अब इसमें टोटल तीन कार्बन है और सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यानी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो तीन कार्बन होने से प्रोप नाम होगा, और सिंगल बॉन्ड होने से एन नाम होगा, और पीछे अनुलग्न एल्डिहाइड समूह का एल लगेगा, तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनेल। इस एथेनेल को यहाँ से हटाकर आप प्रोपेनेल कर लेना। ठीक है, अब देखो इसके बाद में आगे बात करते हैं। तो इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है CH3CH2CH2CHO, तो इसमें टोटल कार्बन चार हैं, चार कार्बन होने की वजह से इसको हम बोलेंगे ब्यूट। तो यहाँ पर ये जो प्रोप लिखा हुआ है इसको ठीक कर लेना, ये बाय मिस्टेक हो गया, गलत है। ठीक है,
तो ये ब्यूट हो जाएगा और साथ में एन और पीछे अनुलग्न CHO समूह का एल, तो नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनेल। तो प्रोपेनेल की जगह इसको ठीक करके ब्यूटेनेल कर लें आप। ठीक है। याद रखने वाली बात यह है कि जो COOH समूह है उसका भी कार्बन नामकरण में गिना जाएगा, और एल्डिहाइड जो समूह है CHO उसका भी कार्बन नामकरण में गिना जाएगा। ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। ओके। अब इसके बाद में अगर अपन आगे देखें तो देखो CH3 CH2 Cl लिखा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ टोटल कार्बन है 2, और यहाँ पर क्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। 2 कार्बन होने से इसका नाम हो जाएगा एथ, और सिंगल बॉन्ड होने की वजह से एन, और क्लोरीन ग्रुप का जो शब्द है क्लोरो, वो अनुलग्न नहीं होकर पूर्वलग्न होगा, तो नाम यानी इसको आगे लिखना है, तो नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोएथेन, है ना, एथ प्लस एन, तो क्लोरोएथेन हो जाएगा। इसी प्रकार CH3Cl को हम बोल देंगे एक कार्बन होने से मेथ, और सिंगल बॉन्ड होने की वजह से एन, और इसका पूर्वलग्न क्लोरो होने से क्लोरोमेथेन बोलेंगे। ठीक है। तो अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप इस वापस मुझे कमेंट कर सकते हो, और बार बार इसको आप देखेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। बिल्कुल इजी चीज़ें हैं। नेक्स्ट आगे देखो हम बात करते हैं। इसके बाद है यहाँ पे जैसे लिखा हुआ CH3 CH2 CH2 Br, तो इसको हम नाम क्या दे देंगे, इसमें टोटल 3 कार्बन है और ब्रोमीन ग्रुप का ब्रोमो लग जाएगा, तो ब्रोमोप्रोपेन। और यहाँ पर लिखा हुआ C8, ठीक है ना, C8H15Br, तो C8 को हम बोलेंगे ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड होने से ऑक्टेन, और ब्रोमीन का ब्रोमो, तो ब्रोमो ऑक्टेन नाम हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार CH3 CH2 CH2 CH2, इसमें 4 कार्बन है, आयोडीन ग्रुप है, तो आयोडो ब्यूटेन हो जाएगा। इसी प्रकार C6H13, तो यहाँ पे आप देख रहे हो आयोडीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, और कार्बन कितने, टोटल 6 कार्बन को हम बोलेंगे हेक्स, सिंगल बॉन्ड होने से हेक्सेन, और आयोडीन का पूर्व लग्न लग जाएगा आयोडो, आयोडो नहीं आयोडो कर लेना ना, आयोडो हेक्सेन, हेक्सेन। ठीक है। ओके। अब इसके बाद हम आगे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है कार्बन की साखित श्रृंखला और वलय प्रकृति की हम चर्चा कर रहे हैं। देखो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, लास्ट कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजी कोष में, संयोजी कोष लास्ट कोष को कहते हैं जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के पास। अब ये 8 पूरे करने के लिए, यानी अष्टक नियम का पालन करने के लिए 4 या तो दे सकता है या 4 ले सकता है, यानी कि 4 दे देगा तब इसके पास +4 आवेश हो जाएगा, और 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तब इसके पास -4 आवेश हो जाएगा। अब यहाँ पे कार्बन का जो परमाणु क्रमांक का टोटल 6 होता है, तो इसका जो पहला कोष है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और दूसरे कोष में जिसे बाह्यतम कोष कहते हैं, जो इसका बाह्यतम कोष है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, जिसे संयोजी कोष भी कहते हैं। तो देखो अगर पहले कोष की बात करें तो इसमें पहले कोष में ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही आ सकते हैं। तो अगर ये 4 को त्याग देगा, ठीक है, अगर ये 4 को त्याग देगा तो इसके फर्स्ट कोष में ज़्यादा से ज़्यादा 2 होने चाहिए, यानी 2 हैं, तो भी ये संतुष्ट है। और अगर ये 4 को किसी से ग्रहण कर ले तो लास्ट कोष में 4 तो पहले से थे, और ज़्यादा से ज़्यादा 8 हो सकते हैं इस कोष में, तो 4 किसी से ले लेगा तो 8 हो जाएंगे। 4 इलेक्ट्रॉन लेने पर इसके ऊपर -4 आवेश आ जाएगा, और ये 4 इलेक्ट्रॉन अगर किसी को दे देगा तो इसके ऊपर +4 आवेश आ जाएगा। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखो आगे बात करें तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, कार्बन की प्रकृति की चर्चा कर रहे हैं। तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इस कारण साखित श्रृंखला और वलय श्रृंखला बनाने की इसकी प्रवृत्ति होती है, प्रकृति होती है। जैसे CH3 CH2 CH2 CH2, यहाँ पे CH2 होगा, ठीक है, CH2 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 और CH3, इस प्रकार से एक लंबी श्रृंखला बन जाएगी, है ना। इसके बाद में देखो यहाँ पे हम बात करें, अगर नेक्स्ट हम बात करें, जैसे यहाँ पर साइक्लोपेंटेन लिखा हुआ है, तो साइक्लोपेंटेन का मतलब हुआ साइकिल, यानी कि ग्रुप, यानी कि चक्र बनेगा एक। चक्र का मतलब ये हुआ कि कार्बन जो है फर्स्ट और अंतिम कार्बन आपस में जुड़े होंगे। अगर ये पहला कार्बन है तो देखो ये लास्ट कार्बन हो गया, ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। अगर आप इसकी लंबी श्रृंखला देखो, है ना, सीधी श्रृंखला देखो, तो उस श्रृंखला में आप देख रहे हो कि ये पहला कार्बन है और ये अंतिम कार्बन है, ये आपस में नहीं जुड़े हैं। अगर ये आपस में जुड़ जाते, है ना, अगर ये आपस में जुड़ जाते तो ये वलय श्रृंखला हो जाती, तो इसको साइकिल यानी साइक्लो ग्रुप बोल सकते थे अपन।
तो हम क्या कह रहे हैं, साइक्लोपेंटेन की जब बात कर रहे हैं तो इसमें साइकिल बनेगा, चक्कर बनेगा, वलय श्रृंखला होगी, और इसमें टोटल कार्बन कितने होंगे, 5। ठीक है, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होने से इसको पेंट प्लस एन बोलेंगे। तो देखो CH2 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 CH2, ये आपस में कनेक्टेड होंगे, 5 कार्बन हो जाएंगे, तो इसको साइक्लोपेंटेन कहेंगे। इसी प्रकार साइक्लोहेक्सेन के लिए यहाँ पर 6 कार्बन हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। साइक्लोहेक्सीन की बात करें तो कार्बन कितने होंगे टोटल, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि हेक्स हेक्स का मतलब 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन हो गए। और पीछे देखो ईन लगा हुआ, हेक्स प्लस ईन, ईन का मतलब है कि इसमें डबल बॉन्ड है। तो आप ध्यान दें, इसमें इस जगह और इस जगह, 3 जगह डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड होने की वजह से और 6 कार्बन होने की वजह से हम इसको कह रहे हैं हेक्स ईन, हेक्सीन, है ना। डबल बॉन्ड का अनुलग्न ईन होता है, ट्रिपल बॉन्ड का अनुलग्न आइन होता है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन होता है, और साइकिल बन रहा है इसलिए इसको हम साइक्लो बोलेंगे। तो ये साइक्लोहेक्सीन हो जाएगा। इसको हम बेंजीन भी कहते हैं, ध्यान रखें। ठीक है, और बेंजीन को हम इस रूप में भी दर्शा सकते हैं, और देखो इस रूप में भी दर्शा सकते हैं। यानी इसमें 3 जगह पर हमें डबल बॉन्ड दिखाने, चाहे हम इधर से दिखा दें, है ना, चाहे इधर से एक दिखा दें, एक इधर से, एक इधर से, या फिर हम एक इधर से दिखा दें, एक इधर से दिखा दें और एक इधर से दिखा दें। तो 3 जगह इसके अंदर क्या होंगे, डबल बॉन्ड होंगे। तो बेंजीन को हम इस प्रकार भी दर्शा सकते हैं, इस प्रकार भी दर्शा सकते हैं, और ऐसे भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो बेंजीन साइक्लोहेक्सीन का नाम है, ये आप ध्यान रखेंगे। यानी ये देखो डबल बॉन्ड जो है ना, वो कभी इधर ऐसे घूमते रहते हैं पूरी इस श्रृंखला के अंदर। तो ये अनुनादी संरचनाएं होती है जो आप क्लास 11th वगैरह 12th वगैरह में आगे डिटेल से पढ़ोगे केमिस्ट्री के अंदर। तो हम फिलहाल बात कर रहे हैं कि इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड अपनी स्थिति बदलते रहते हैं, इसलिए हम डबल बॉन्ड को इधर 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 या इधर और यहाँ पे भी बता सकते हैं, जैसा कि इसके अंदर है। तो ये घूमते रहते हैं, इसलिए हम इसको यहाँ पे गोले के रूप में भी बता सकते हैं। ठीक है, ये साइक्लोहेक्सीन या बेंजीन की आप संरचना ध्यान में रखोगे। ओके, अब आगे देखें। देखो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कार्बन की अभिक्रियाओं की। तो कार्बन की कौन कौन सी अभिक्रियाएं, सबसे पहले दहन। देखो कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन O2 की उपस्थिति में करवाने पर CO2 गैस बनेगी, उष्मा निकलेगी और प्रकाश उत्पन्न होगा। तो C+O2 यानी CO2 बन जाएगा, उष्मा और प्रकाश बता देना। CH4 एक कार्बनिक यौगिक है यानी मेथेन, इसका दहन करोगे O2 की उपस्थिति में तो CO2 H2O उष्मा और प्रकाश बनेगा। अब ऑक्सीकरण की बात करें तो एल्कोहल यानी एथेनॉल ऑक्सीकरण में कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाता है। ऑक्सीकरण में की जगह से कर लेना, ऑक्सीकरण की वजह से। तो ऑक्सीकरण से जो एल्कोहल है यानी एथेनॉल है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाता है, ओइक अम्ल में बदल जाता है ऑक्सीकरण की क्रिया से। चलो देखते हैं इस अभिक्रिया को। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास ये एल्कोहल है, इसमें टोटल 2 कार्बन है, और एल्कोहल ग्रुप होने से इसको एथेनॉल अपन बोल देंगे। तो एथेनॉल हो जाएगा, या इसको एल्कोहल भी कह सकते हैं। तो हम इसका क्या करेंगे, KMnO4, यहाँ पर पोटेशियम और ये मैग्नीज है, M बड़ा आएगा, N छोटा आएगा, और ऑक्सीजन है तो इसे पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं। और इसके अलावा देखो यह हम काम में ले सकते हैं K2Cr2O7। के का मतलब पोटेशियम है, Cr का मतलब क्रोमियम है, और ऑक्सीजन है, तो K2Cr2O7। तो यहाँ पे देखो पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट, और K2Cr2O7 यानी कि एक प्रकार से पोटेशियम डाइक्रोमेट इसको कह सकते हो। ये दोनों इन दोनों में से कोई सा भी हम यौगिक यहाँ पे काम में ले सकते हैं। ये एक ऑक्सीकरण करने का काम करता है, यानी एक प्रकार से ऑक्सीकारक है, ये ऑक्सीजन जोड़ने का काम करेगा। तो जो एल्कोहल है इसके साथ ये ऑक्सीजन जोड़ देगा, ऑक्सीजन जुड़ने की वजह से एल्कोहल किस में बदल जाएगा, एथेनोइक अम्ल में, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल एथेनोइक अम्ल के अंदर बदल जाएगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पे इसमें क्या होगा, ये जो K2Cr2O7 या KMnO4 जो है वो ऑक्सीजन दे देगा, ऑक्सीजन एल्कोहल को देगा, ऑक्सीजन एल्कोहल में जुड़ेगी तो एल्कोहल का ऑक्सीकरण हो जाएगा। एल्कोहल का ऑक्सीकरण होने से ये एथेनोइक अम्ल बन जाएगा, है ना, एथेनोइक अम्ल बन जाएगा। तो ऑक्सीकरण किया किसने, KMnO4 या K2Cr2O7 ने। तो KMnO4 या K2Cr2O7 जो है ये ऑक्सीकारक का काम करते हैं यहाँ पर, यानी ऑक्सीकरण जो करते हैं ना वो ऑक्सीकारक कहलाते हैं, यानी ऑक्सीजन जोड़ने का जो काम करते हैं
वो ऑक्सीकारक कहलाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, आप इस अभिक्रिया को अच्छे से याद करें और इसको अच्छे से समझें। देखो CH3CH2OH, इस अभिक्रिया के अंदर आप देख पा रहे हो कि टोटल यहाँ पे 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन है तो नया कार्बन तो कोई आया नहीं, लास्ट में देखो उत्पाद के अंदर भी 2 ही कार्बन है ना। और दूसरी बात, इसमें हाइड्रोजन की संख्या आप टोटल गिनो एक बार। हाइड्रोजन इधर आप इस क्रियाकारक के अंदर हाइड्रोजन की संख्या देख रहे हो कि 3, 2 और 1, ये 3, 2, 5 और 1, 6 है टोटल। अब आप इसके अंदर हाइड्रोजन की संख्या देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 3 और 1, 4 ही है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने कम है, यहाँ पर हाइड्रोजन की यानी 2 हाइड्रोजन की कमी है। तो अगर मैं पीछे H2 कर दूं तो हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। देखो दोनों तरफ, इधर भी 6 है और इधर भी 6 हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब देखो अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन की बात करूं तो इस एथेनॉल के अंदर ऑक्सीजन कितना है, 1 ऑक्सीजन है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इसके अंदर 2 ऑक्सीजन है ना। यहाँ O2 है जबकि यहाँ केवल O ही है, ठीक है ना। ऐसे लिख देता हूँ कि यहाँ 2 ऑक्सीजन है और इस तरफ 1 ही ऑक्सीजन है, ठीक है। अब हमने कहा कि ये जो K2Cr2O7 है ये इसके साथ ऑक्सीजन को जोड़ देते हैं, ठीक। तो ऑक्सीजन को मान लिया कि हमने कहा कि 1 ऑक्सीजन यहाँ से इन्होंने जोड़ दिया, तो इस साइड 1 ऑक्सीजन पहले से था, 1 और जुड़ गया तो 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे, जो कि इधर हमने बता रखे, ठीक। लेकिन एक चीज़ आप और यहाँ पे देखो कि अगर अगर ये ऑक्सीजन टोटल 2 जोड़े, O2 अगर जोड़े इसके साथ, O2 अगर जुड़ेगी तो इस तरफ 3 ऑक्सीजन हो रहे हैं और इस तरफ 2 ऑक्सीजन हो रहे हैं। तो ऐसा करते हैं हम, 1 ऑक्सीजन को इस H2 के साथ जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर इस तरफ भी 3 ऑक्सीजन हो गए, इस तरफ भी 3 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। तो ये अभिक्रिया अब बैलेंस्ड है, पूरी पूरी देख सकते हो आप। तो इस अभिक्रिया में आपको क्या करना है, इस अभिक्रिया को बैलेंस्ड रूप में लिखने के लिए या समझने के लिए आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर जो ये एल्कोहल है इसके साथ में +O2 आप कर सकते हो। ये O2 कहाँ से आई है, O2 दी है पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम परमैंगनेट या K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट ने। तो जिसकी वजह से लास्ट में क्या बन गया, CH3COOH एथेनोइक अम्ल और साथ में H2O बाहर निकल जाएगा। अब ये अभिक्रिया बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, ओके। आगे देखते हैं। तो देखो एक नोट है, KMnO4 और K2Cr2O7 इस अभिक्रिया में ऑक्सीकारक का काम करते हैं, है ना, ऑक्सीकरण करते हैं, इसलिए इनको ऑक्सीकारक बोलेंगे, ठीक। ऑक्सीकारक क्या होते हैं, वे पदार्थ जो अन्य पदार्थ को ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। तो यहाँ पे KMnO4 और K2Cr2O7 ने एल्कोहल को ऑक्सीजन दिया, इसलिए ये ऑक्सीकारक कहलाते हैं। क्लियर है, आगे देखते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं संकलन अभिक्रिया की। संकलन अभिक्रिया क्या है, पैलेडियम और निकल उत्प्रेरक, जो ये एक प्रकार से धातु है, इनको उत्प्रेरक बोलेंगे। ये उत्प्रेरक का काम करते हैं किसी अभिक्रिया में। तो पैलेडियम और निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ अगर हम कुछ हाइड्रोजन वगैरह जोड़ दें तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन सकता है, यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदला जाता है पैलेडियम और या हम कह सकते हैं निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो देखो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हमने पहले पढ़ा है कि जहाँ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। डबल बॉन्ड वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है वो एल्कीन कहलाते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड वाले जो हाइड्रोकार्बन है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो क्या कहलाते हैं, एल्काइन कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हो एक कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये एक प्रकार का असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसके साथ अगर हम हाइड्रोजन जोड़ दें, है ना, +H2 कर दें और उत्प्रेरक के रूप में यहाँ पर निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति हो और अप्रोक्सीमेटली 373 केल्विन ताप इसको दें, तो उस स्थिति में यहाँ पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन जाएगा, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। देखो इस अभिक्रिया में यहाँ पर 2 कार्बन है और टोटल 1, 2, 3, 4 हाइड्रोजन है। तो इस तरफ अगर हम बात करें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में तो 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। अब आप इस तरफ देखो, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, 2 कार्बन है और 1, 2, 3, 4, 5, 6 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये जो इस तरफ 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन जो है वो इस तरफ 4, देखो इस तरफ क्रियाकारक की तरफ यहाँ पे कार्बन तो कितने हैं,
क्रिया कारक की तरफ कार्बन तो है 2 और हाइड्रोजन कितने हैं, यानी हाइड्रोजन है 4। और जो उत्पाद है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसके अंदर कार्बन तो 2 ही हैं, लेकिन जो हाइड्रोजन है वो कितने हैं, 6 हैं। इसका मतलब 2 हाइड्रोजन क्रिया कारक में जुड़े हैं, तो 2 हाइड्रोजन ये रहे। तो हाइड्रोजन जोड़कर हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल देते हैं। एक्चुअल में इस अभिक्रिया का उपयोग करके वनस्पतियों से यानी पादपों से जो तेल प्राप्त होते हैं उनको हम वनस्पति घी के अंदर बदल सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की प्रक्रिया को हम यानी यूँ कह सकते हैं कि वनस्पति तेलों को वनस्पति घी में बदलने की प्रक्रिया भी कह सकते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद में देखो नेक्स्ट अभिक्रिया की हम बात करें तो नेक्स्ट अभिक्रिया हमारे पास यहाँ पे है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, इस अभिक्रिया में हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसी अन्य तत्व द्वारा हो जाता है। जैसे ये हाइड्रोकार्बन है, यहाँ पर लिखा हुआ CH4 है ना, मेथेन। तो CH कितने टोटल 4। तो CH4 जो है उसमें अगर हम उसकी क्रिया अगर हम क्लोरीन से करवा दें तो क्लोरीन यहाँ से क्या कर देगी, एक एक हाइड्रोजन को हटाती जाएगी। तो एक हाइड्रोजन को हटा देगी तो क्लोरीन वहाँ पर जुड़ जाएगी। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे उत्पाद के अंदर CH3Cl बन गया, यानी एक हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से हट गया और उसकी जगह क्लोरीन आ गया। तो जो हाइड्रोजन हटा और दूसरा यहाँ पर 2 क्लोरीन है, तो दूसरा क्लोरीन और एक जो हाइड्रोजन हटा वो मिलकर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना देते हैं। तो दोनों तरफ 2 क्लोरीन है और दोनों तरफ जो हाइड्रोजन है वो भी बैलेंस है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। प्रतिस्थापन अभिक्रिया एक प्रकार से हो रही है कि इस हाइड्रोजन को हटाकर इन 2 क्लोरीन में से एक क्लोरीन यहाँ जुड़ जाता है, एक क्लोरीन जो है वो इस हाइड्रोजन से क्रिया करके और लास्ट में देखो यहाँ पर HCl बना देता है। ठीक है, ओके। अब आगे देखो कुछ और पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कार्बन के अपर रूप। अपर रूप यानी एक्स्ट्रा, हम बात करें तो कार्बन के एक्स्ट्रा जो रूप है अलग अलग वो कौन कौन से हैं। तो अपर रूप एक्चुअल में उन्हें कहते हैं जिनमें अगर हम देखें तो गुणों में थोड़ा सा चेंज आ सकता है और कार्बन के ही वो रूप होते हैं। जैसे कोयला उच्च ताप और दाब पर बहुत सालों बाद हीरे में बदलता है, उच्च ताप और उच्च दाब के कारण। हीरा पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ होता है क्योंकि इसमें मजबूत सहसंयोजक बंध होते हैं। ठीक है, हीरे का गलनांक यानी जिस तापमान पर वो गल जाता है, ठोस से द्रव में बदल जाता है, तो हीरे का गलनांक इसी मजबूत बंध के कारण बहुत ही उच्च होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। यानी बहुत ही ज़्यादा तापमान देने पर हीरा गलता है। तो कितना तापमान दिया जाएगा, 3843 केल्विन तापमान। ठीक है, तो 3843 केल्विन तापमान देने पर हीरा गलता है, यानी उसका गलनांक 3843 केल्विन होता है। ठीक है, अब देखो आगे कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखो हम बात कर रहे हैं कि हीरे में जो कार्बन है वो 4 अन्य कार्बन के साथ जुड़ा होता है। हीरे में एक कार्बन 4 अन्य कार्बन से जुड़ा होता है। इस कारण आयन नहीं बनते हैं, यानी कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है। भाई एक कार्बन को अन्य 4 कार्बन से ही बॉन्ड बनाना होता है और एक कार्बन हीरे में अन्य 4 से बॉन्ड बनाया हुआ होता है, इसलिए कोई इलेक्ट्रॉन फ्री है ही नहीं, तो कोई आयन नहीं बनेगा। अर्थात ये विद्युत का क्या होगा, कुचालक। ठीक है, तो हीरा विद्युत का क्या होता है भाई, कुचालक होता है। अब संरचना इसकी देखो चतुष्फलकीय होती है। ठीक है, चतुष्फलकीय का मतलब है आप एक प्रकार से यूँ कह सकते हो कि मटके रखने का जो स्टैंड है उस टाइप से आप समझ सकते हो, जिसमें एक साइड एक कार्बन ऊपर हो गया और उसके बाद में उससे 4 जो पेयर है वो निकले हुए हैं। ठीक है, तो चतुष्फलकीय रूप ऐसा होता है जिसमें यहाँ पे ये जो कार्बन है, इस कार्बन से आप देख रहे हो ये कार्बन जो है ये अन्य 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक ऊपर जुड़ा हुआ है और 3 नीचे की तरफ जुड़ा हुआ है। तो हीरे में एक कार्बन 4 अन्य कार्बन से जुड़ा होने की वजह से कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है, इसलिए हीरा विद्युत का कुचालक होता है। ये इस प्रकार की जो संरचना, ये चतुष्फलकीय संरचना कहलाती। तो आप इसकी संरचना बनाएं, ध्यान रखें, इसको याद करें और याद रखें कि चतुष्फलकीय संरचना के रूप में हीरा व्यवस्थित रहता है। ठीक, इसमें कार्बन जो है वो चतुष्फलकीय संरचना बनाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें देखो
इसके बाद में आगे पॉइंट है कि हीरे के उपयोग क्या क्या हैं। तो पत्थर और पहाड़ों को काटने वाली जो मशीनें होती हैं उनके कांच काटने में भी, मशीनों में भी होती है ना, उन मशीन पहाड़ों को काटने वाली मशीनों में इसका यूज़ किया जाता है। पत्थर और पहाड़ों को काट रहे हैं फाइनली, और कांच काटने में भी हीरे का यूज़ होता है, और आभूषण के अंदर भी हीरे को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें इसके बाद में कार्बन का दूसरा अपर रूप। ठीक है, कार्बन का दूसरा अपर रूप है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट देखो, ग्रेफाइट ग्रेफा शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, लिखना। अर्थात इसका पेंसिल की नोक बनाने में उपयोग किया जाता है। पेंसिल की जो नोक होती है ब्लैक रंग की, है ना, ब्लैक वाला अंदर का जो पार्ट है वो ग्रेफाइट का बना होता है। ठीक है, तो पेंसिल लिखने के लिए काम आ जाती है, यानी कि ग्रेफाइट जो है वो लिखने के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसकी संरचना की बात करें तो संरचना जो है वो षटकोणीय परतदार होती है, षटकोण और परत के रूप में। इसकी संरचना में एक कार्बन परमाणु तीन अन्य कार्बन परमाणु के साथ ही जुड़ा होता है। तो कार्बन, एक कार्बन जो अन्य तीन से ही जुड़ा हुआ है, इसका मतलब एक कार्बन तो एक इलेक्ट्रॉन तो फ्री है, वो किसी से बॉन्ड बना ही नहीं रहा। तो हीरे इसमें ग्रेफाइट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन फ्री होने के कारण, एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होने के कारण जो ग्रेफाइट है वो विद्युत का, यानी इन इलेक्ट्रॉनों के फ्री होने के कारण, आयन के रूप में काम करने के कारण, ये जो ग्रेफाइट है वो विद्युत का सुचालक होता है, इसमें करंट आता है। याद रखेंगे आप। इसकी संरचना देख लेते हैं। तो संरचना आप देखो, यहाँ पे षटकोणीय, यहाँ पे संरचनाएं बन रही है, तीन संरचना बनाकर आप इसका डायग्राम दिखा सकते हो। जैसे षटकोणीय में 1 2 3 4 5 और 6 ये कोने हो गए। इसी प्रकार आप इसके अंदर देख लो, इसमें भी 6 कोने हैं, इसमें भी 6 कोने हैं, और तीनों को आपस में कनेक्ट करके हमने दिखाया है। तो ग्रेफाइट की संरचना कुछ इस टाइप की होती है। ठीक है, किस टाइप की होगी, षटकोणीय परतदार संरचना। ओके, अब देखो आगे बात कर रहे हैं अपन ग्रेफाइट के बारे में, कुछ और पॉइंट देख लें। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रहता है, क्योंकि एक कार्बन ग्रेफाइट में अन्य तीन से ही जुड़ा रहता है। एक तो इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, वो किसी से बॉन्ड बनाता नहीं है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन घूमेगा, घूमेगा तो करंट देगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की वजह से ही करंट आता है। तो ग्रेफाइट चमकदार होता है, अपारदर्शी होता है, यानी जिसके आर पार नहीं देखा जा सके, और काले रंग का होता है। ग्रेफाइट में, यानी पेंसिल की जो अंदर वाली जो रिफिल टाइप्स हैं वो काले रंग का, वो ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट में चिकनाई पाई जाती है, इसीलिए इसका उपयोग स्नेहक बनाने में भी किया जाता है। यानी चिकनाई होने के कारण स्नेहक या लुब्रिकेंट जिसे कह सकते हैं, उसको बनाने में भी इसका उपयोग होता है। स्नेहक क्या होता है, ऐसा पदार्थ जो घर्षण बल को कम करता है। ठीक है, स्नेहन कहलाता है, जैसे तेल, ग्रीस, पाउडर, तो उस टाइप से ये चिकना होता है ग्रेफाइट, इसलिए इसका स्नेहक के रूप में यूज होता है। ठीक, तो कार्बन के अपर रूप में हमने ग्रेफाइट हीरा देख लिया, ग्रेफाइट देख लिया, और अब हम बात कर रहे हैं फुलरीन की। ठीक, फुलरीन को देखते हैं। फुलरीन क्या है, यह जो फुलरीन नाम है, ये फुलरीन जो है, इसको किसने बनाया था, इसको एक वैज्ञानिक ने बनाया था, जिसका नाम क्या है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, बंक मिस्टर फुलर। तो बंक मिस्टर फुलर जो है, उसके नाम से इसको नाम क्या दे दिया गया, फुलरीन। उसने इसको बनाया था, इसीलिए इसे फुलरीन कहा जाता है। फुलरीन की संरचना जो है फुटबॉल के समान होती है, इसीलिए इसे बक्की बॉल, है ना, बक्की बॉल भी कहा जाता है। बक्की बॉल, फुलरीन, फुटबॉल जैसा, ये आप ध्यान रखेंगे। इसकी संरचना में 32 फलक होते हैं। टोटल फलक कितने होते हैं, कितने मतलब पार्ट होते हैं, तो 32 इसके अंदर फलक या इसके अंदर पृष्ठ होते हैं, जिनमें से देखो 20 जो है वो षटकोणीय होते हैं, और 12 जो है वो पंचकोणीय होते हैं, है ना। पंच कितने हैं, 12, और कोण कितने हैं, 20, षटकोण, है ना। तो याद रखेंगे आप, 32 में से 20 षटकोणीय है और 12 पंचकोणीय है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। 32 फलक में से 20 षटकोणीय और 12 पंचकोणीय। इसकी संरचना में 60 या इससे भी अधिक कार्बन उपस्थित होते हैं, और सभी कार्बन आपस में, यानी कि 4 कार्बन से जुड़े होते हैं, इसलिए इसमें कोई करंट आने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो हीरा, फुलरीन जो है विद्युत के कुचालक होते हैं, और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट ध्यान रखो आप। इसके बाद हम आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको एक संरचना दिखाई दे रही है, जो कि एक प्रकार से फुटबॉल के रूप में है। तो देखो, इसमें 6 ये कोण है, ये ध्यान रखोगे आप, 6 कोण के रूप में, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 कोनों के रूप में एक टोटल आपको श्रृंखलाएं 6 दिखा देनी यहाँ पे, है ना, 1 2 3 4 और 5,
ठीक है, सॉरी, 5 आपको षटकोणीय संरचना इसके अंदर दिखा देनी है। और यहाँ पे एक देखो बीचों बीच अगर आपको दिख रही है तो 1 2 3 4 और 5 कोनों की एक पंचकोणीय संरचना हो जाए। तो बीच में एक पंचकोणीय संरचना बनाकर अगल बगल में 1 2 3 4 5 ये षटकोणीय संरचना आप इससे जोड़ दोगे तो इस प्रकार ये एक फुलरीन की संरचना मानी जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखो हम कुछ कार्बन के यौगिकों की चर्चा करें, जैसे एथेनॉल। तो एथेनॉल में 2 कार्बन है तो C2H5OH हो जाएगा, है ना। इसको खुले रूप में ऐसे लिख सकते हो। इसका गलनांक जो है वो लगभग 156 केल्विन होता है, 156 केल्विन। और आगे देखते हैं, देखो तो जो एथेनॉल है उसका गलनांक याद रखोगे 156 केल्विन और क्वथनांक याद रखोगे 351 केल्विन। ठीक है, 351 केल्विन। इसे एल्कोहल भी कहते हैं। कमरे के तापमान पर यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। एथेनॉल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो देखो देखते हैं एथेनॉल का उपयोग। एथेनॉल का उपयोग जो है वो कफ सिरप आती है, टॉनिक, टिंचर, आयोडीन दवा वगैरह बनाने में किया जाता है। कफ सिरप है, टॉनिक है, टिंचर, आयोडीन है, उसके अंदर एथेनॉल या एल्कोहल का यूज़ होता है। एल्कोहल का अत्यधिक उपयोग हानिकारक होता है क्योंकि यह नशीला पदार्थ होता है जो हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर देता है, यानी एक प्रकार से मस्तिष्क को हमारे प्रभावित करता है। एल्कोहल को पानी में किसी भी अनुपात में मिलाया जा सकता है। एथेनॉल या एल्कोहल जो है उसकी अभिक्रिया हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे। तो देखो एल्कोहल या एथेनॉल की अभिक्रिया किस प्रकार से होती है। तो एथेनॉल या एल्कोहल जो है उसकी सोडियम से अभिक्रिया करवाने पर हाइड्रोजन गैस बनती है। तो यहाँ पे देखो C2H5OH, ये एथेनॉल या एल्कोहल है, इसकी क्रिया सोडियम से करवा दी तो यहाँ पर बन गया C2H5ONA + H2। ठीक है, तो इसके अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर हम इस अभिक्रिया को बैलेंस करने की बात करें, ठीक है, तो मैं आगे अगर 2 लगा दूँ या सोडियम को भी मैं 2 कर दूँ तो देखो इसके आगे भी हमें 2 लगाना पड़ेगा। अब ये पूरी अभिक्रिया बैलेंस हो जाएगी, है ना। इसके अंदर देखो इस तरफ 2 दूनी 4 कार्बन है और 5 दूनी 10 और 2 12 हाइड्रोजन है। तो देखो इस तरफ भी 2 दूनी 4 कार्बन है और 5 दूनी 10 और पीछे की यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 12 यहाँ पर क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो बराबर हो गए। यहाँ सोडियम की अगर बात करें तो 2 सोडियम है, इस तरफ भी देखो सोडियम के आगे यहाँ पे 2 लगा हुआ तो 2 सोडियम हो गए। तो इस प्रकार से ये बैलेंस पूरा हो गया। तो आप ध्यान रखें इसमें सिर्फ आपको क्या ऐड करना है, इन सब के आगे 2 2 लगाना है। ठीक है, यह अभिक्रिया बैलेंस हो जाएगी तो सोडियम एथोक्साइड बन जाएगा। C2H5ONA को हम क्या बोलेंगे, सोडियम एथोक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ये एथेनॉल की सोडियम से क्रिया हुई। अब देखो आगे एल्कोहल या एथेनॉल जो है वो 441 केल्विन तापमान पर सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करें तो एल्कोहल का निर्जलीकरण हो जाता है। यह आप ध्यान रखेंगे कि अगर हम एल्कोहल जो है उसको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कितने केल्विन टेम्परेचर पर, 441 केल्विन तापमान पर गर्म करें तो एल्कोहल से पानी जो है वो हट जाता है, एल्कोहल का निर्जलीकरण हो जाता है, यानी जल हट जाता है। निर्जलीकरण का मतलब जल बाहर निकल जाता है। तो देखो ये C2H5OH है ना, C2H5OH 1 2 3 4 5 ये हाइड्रोजन हो गए, 2 कार्बन है तो C2H5 और लास्ट में OH। तो एथेनॉल को हमने क्या किया, हमने गर्म किया 441 केल्विन तापमान पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में। तो इससे H2O बाहर निकल गया, जल बाहर निकल गया। H2 बाहर निकलने की वजह से यहाँ पर दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रह गया और 2 हाइड्रोजन जुड़ गए। तो ये क्या बन गया, ये एक प्रकार से 2 कार्बन और डबल बॉन्ड की वजह से इसको हम बोलेंगे एथीन। तो एथीन का निर्माण हो जाता है एल्कोहल को गर्म करने पर और जल बाहर निकल जाता है। ठीक, इसके अलावा देखो आगे यहाँ पे एक समीकरण और देख सकते हो आप, यहाँ पे नीचे लिखी हुई है स्पष्ट रूप से कि C2H5OH को हमने गर्म किया 441 केल्विन तापमान पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो C2H4, ठीक है, या CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो ऊपर अभिक्रिया लिखी है उसको हमने सीधे रूप में लिख दिया और साथ में जल बाहर निकल जाए। तो ये वाली अभिक्रिया ये दोनों सेम ही है, सरल रूप में हमने लिख दिया इसको। ठीक है, ओके, आगे देखो हम बात कर रहे हैं इसके बाद में, नेक्स्ट हम एथेनॉल के बाद में कुछ जो कार्बन के यौगिक हैं उनमें एथेनोइक अम्ल की बात करेंगे, या इसको एसिटिक अम्ल भी कहते हैं, याद रखें एथेनोइक अम्ल को ही हम एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला यहाँ पर है CH3COOH।
अब इसकी संरचना देखो, सी यहाँ पे दो होंगे, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, और यहाँ पे टोटल इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े होंगे, इस कार्बन के साथ में COOH ग्रुप है। तो COOH को हमने इस रूप में भी लिख दिया है कि जो एक ऑक्सीजन है उसको डबल बॉन्ड से कार्बन के साथ नीचे दिखा दिया, और दूसरे ऑक्सीजन को यहाँ पर ऑक्सीजन जोड़ के और साथ में हाइड्रोजन जोड़ दिया। ठीक है, तो ये लिखने का तरीका है। कार्बन की संयोजकता टोटल 4 होनी चाहिए ना भाई, तो देखो 1 2 3 और 4 संयोजकता पूरी हो रही है। इस कार्बन की बात करें तो 1 2 3 और 4 इसकी संयोजकता भी पूरी हो रही है। ठीक है, ओके। देखो गलनांक की चर्चा करें। गलनांक जो है इसका एथेनोइक अम्ल का वो 290 केल्विन होता है। ये अच्छा पॉइंट है, आप इसको याद रखें, इंपॉर्टेंट है कि एथेनोइक अम्ल का गलनांक कितना होता है, तो 290 केल्विन होता है। कितना होता है, 290 केल्विन। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट, ये सर्दियों में शीत ऋतु में जम जाता है एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल, इसीलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। ग्लेशियल भी कह सकते हो, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कह सकते हो। याद रखोगे आप इस पॉइंट को। 290 केल्विन टेम्परेचर है जो सर्दियों में जम जाता है ये। नेक्स्ट आप देखो आगे यहाँ पे, एथेनोइक अम्ल का 3 से 4% विलयन जो है, ठीक है, वो सिरका कहलाता है। ठीक, 3 से 4% विलयन एथेनोइक अम्ल का सिरका कहलाता है, जिसका उपयोग यानी सिरके का उपयोग कहाँ होता है, अचार के परिरक्षण में, अचार को प्रिजर्व या सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। ये एक दुर्बल अम्ल का काम करता है, दुर्बल अम्ल होता है एथेनोइक अम्ल। ठीक है, अब यहाँ पे हम एथेनोइक अम्ल की कुछ अभिक्रिया की चर्चा कर रहे हैं। जैसे एक अभिक्रिया का नाम है एस्टरीकरण, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें एस्टर का निर्माण होता है। तो एस्टर का निर्माण होने वाली अभिक्रिया एस्टरीकरण। अब एस्टर का निर्माण कब होगा, जब एथेनॉल की क्रिया एथेनोइक अम्ल के साथ करवाई जाए। ठीक है, एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल आपस में क्रिया कर लें तो वो एस्टर को बना देंगे, एस्टर का निर्माण हो जाएगा। तो इसलिए इस अभिक्रिया का नाम एस्टरीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, देखो यहाँ पे देखते हैं अभिक्रिया को। ये हमारे पास यहाँ पे एक अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया के अंदर आप देखो ये CH3COOH को ऐसे लिखा हुआ है ना। लिखने का तरीका है, जहाँ कार्बन की संयोजकता हमें 4 दिखानी होती है, तो एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से दिखा दिया, और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होनी चाहिए। तो देखो आप यहाँ पे, ये ऑक्सीजन जो है इसकी संयोजकता एक इधर से है और एक हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है, और ये वाला जो ऑक्सीजन है इस कार्बन से डबल बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन सबकी संयोजकता पूरी हो रही है। तो ये जो है, ये हमारे पास क्या है, CH3COOH एथेनोइक अम्ल, और ये हमारे पास क्या है, C2H5OH यानी एथेनॉल या एल्कोहल। ठीक है, इसको लिखने का तरीका है, हमने C2H5OH इधर नहीं लिखकर हमने इधर लिख दिया, एक ही बात है। अब देखो इसको समझना अब हमारे लिए आसान होगा। हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये एथेनोइक अम्ल है और ये एथेनॉल है। इन दोनों की जब क्रिया कराई तो लास्ट में आपको H2O को बाहर निकाल देना है, H2O को अलग कर देना है, और बाकी जो बचा हुआ होगा वो सारा ही क्या कहलाएगा, एस्टर कहलाएगा। तो एस्टर ये है हमारे पास CH3COO और C2H5 ये वाला जो है। तो यहाँ पे देखो CH3 और COO जो है, यहाँ पे ये COO ये एज इट इज रह जाएगा। यहाँ से ये COO तो एज इट इज रह जाएगा, CH3COO, और ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलेगा, ये हाइड्रोजन साथ में बाहर निकलेगा, और यहाँ से ये OH बाहर निकलेगा। तो हाइड्रोजन और OH दोनों मिलकर क्या बना देंगे भाई, H2O, है ना, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन की वजह से। तो इस अभिक्रिया में आपको इतना सा ध्यान में रखना है कि H2O कहाँ से बाहर आता है। तो ये जो H2O है ये यहाँ से बाहर आता है ना। एथेनोइक अम्ल का H बाहर आता है, एथेनोइक अम्ल का तो H बाहर निकलेगा, और एल्कोहल का OH बाहर निकलेगा। तो ये जो बाहर निकल गया H2O, और बाकी जो बचा हुआ है उसको आप क्या लिख सकते हो, CH3COO और साथ में C2H5, CH3COO C2H5। इसको एस्टर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, एस्टर। तो ये एस्टर बन गया, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम एस्टरीकरण अभिक्रिया है। तो एस्टर कौन सा है, एस्टर जो हमारे पास है वो ये वाला है। ठीक है, एस्टरीकरण अभिक्रिया आपको समझ में आ गई। एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल की क्रिया करवा के जल को बाहर निकाल दिया जाए तो जो बचेगा वो एस्टर होगा। ठीक, ओके। अब हम देखो कुछ आगे और बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखो क्षारक के साथ अभिक्रिया की बात कर रहे हैं अपन।
क्षारक के साथ अभिक्रिया किस प्रकार से करता है। तो एथेनोइक अम्ल जब क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो उदासीनीकरण अभिक्रिया दर्शाता है। यानी एथेनोइक अम्ल जो है वो एक अम्ल है और NaOH को हम यहाँ पे क्षारक के रूप में ले लेते हैं। तो यहाँ पे जल बाहर निकल जाएगा और एक लवण बन जाएगा। लवण क्या बनेगा, CH3COONA। तो यहाँ से Na जो है निकल कर इसके साथ आ जाएगा और NaOH का OH बाहर निकल जाएगा और COOH CH3COOH में से केवल H बाहर निकल जाएगा। तो याद रखो कि NaOH का तो OH हटा दो, ठीक, और CH3COOH यानी एथेनोइक अम्ल का यहाँ से H हटा दो। तो जो ये बाहर निकला ये H2O है और बाकी बचा हुआ CH3COONA जो है वो एक लवण बन जाएगा। क्लियर है। तो क्षारक के साथ अभिक्रिया इस प्रकार से आपको करवानी है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कैसे करता है एथेनोइक अम्ल। ठीक है, एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और जल बनाता है। लवण, जल और CO2। ठीक है, याद रखना। इस अभिक्रिया में बनने वाले लवण को सोडियम एसीटेट कहते हैं। ठीक, अभिक्रिया देख लेते हैं। ये हमारे पास देखो यहाँ पे एक अभिक्रिया है कि जो एथेनोइक अम्ल है ना, एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल है, वो सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया कर रहा है। और एक अभिक्रिया हम देख लेंगे जहाँ पर ये जो एथेनोइक अम्ल है ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, एक ही बात है, सोडियम बाइकार्बोनेट बोल सकते हैं या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल सकते हैं। तो दो अभिक्रिया यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं। पहली अभिक्रिया ये वाली है, पहली अभिक्रिया ये है। इस अभिक्रिया में आप देख रहे हो कि एथेनोइक अम्ल के दो अणु हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। दो अणु एथेनोइक अम्ल के Na2CO3 के साथ क्रिया कर रहे हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ। ठीक, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अगर हम इन CH3COOH को आगे 2 लगाकर लिख दें तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, दूसरा वाला ये लिखने की ज़रूरत नहीं। और यदि हम आगे से 2 हटा दें तो एक तो ये लिख दिया हमने और दूसरा ये लिख दिया। ठीक, तो इन दोनों दो अणु लेते हुए इसके साथ क्रिया करवा रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया हो रही है। तो इसके दो अणु ले रहे हो अगर हम यहाँ पे 2 अणु ले रहे हैं तो यहाँ पे फिर हमें 2 लगाना पड़ेगा। ठीक, और अगर यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा तो देखो आप सोडियम कार्बोनेट के अंदर सोडियम 2 है, तो ये जो सोडियम इसके आगे 2 लगने से सोडियम 2 हो गया। अब ये अभिक्रिया पूरी बैलेंस हो जाएगी। इस अभिक्रिया में यहाँ पे एक तो CH3COONA बन जाएगा, इसके आगे 2 लगा देंगे तो इस CH3COO दोनों यहाँ से आ जाएंगे और जो सोडियम है 2 वो यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो दोनों सोडियम यहाँ पे हो गए। अब यहाँ पर बचा हुआ है CO3। ठीक है ना भाई, यहाँ पे बचा हुआ क्या है, CO3। और यहाँ से देखो, यहाँ से और यहाँ से क्या क्या बाहर निकला, 2 हाइड्रोजन बाहर निकले। तो 2 हाइड्रोजन अगर इस CO3 में से एक ऑक्सीजन को ले लेंगे तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। यहाँ पे है ना, ये जल बन गया। और बचा हुआ जो है CO3 में से देखो, CO3 के अंदर से यहाँ पे क्या बाहर निकल गया, ऑक्सीजन, तो लास्ट में CO2 बच गई। ठीक है, अभी आपकी अभिक्रिया आराम से समझ में आ जाएगी। तो इस अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 2 अणु ले लेने हैं इसके और यहाँ पे 2 लगा देना, बस। अब ये अभिक्रिया पूरी बैलेंस्ड है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस अभिक्रिया को समझ सकते हो। लास्ट में यहाँ पे सोडियम एसीटेट के 2 अणु बन जाएंगे। अब सेकंड अभिक्रिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर CH3COOH की अभिक्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में करवा रहे हैं। तो इस अभिक्रिया में हमें यहाँ पे ये एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल जो है वो केवल एक ही अणु उसका लेना है। ठीक, तो CH3COO और यहाँ से Na ले लो तो ये क्या बन जाएगा, CH3COONA। इसे हम सोडियम एसीटेट बोलेंगे। अब बचा क्या, यहाँ से H बचा और इस तरफ से CO2 और साथ में ये H है, तो 2 H ये वाले और 1 ऑक्सीजन यहाँ से मिलकर ये H2O बना देंगे और CO3 में से 1 ऑक्सीजन निकल गया तो CO2 बन जाएगा। तो बनेगा तीनों ही कंडीशन में, दोनों ही कंडीशन में, ऊपर वाली अभिक्रिया में भी जब सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया हो रही थी तब भी CO2 और H2O बन रहा था,
और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया कर रहा है तब भी क्या बन रहा है, H2 और CO2। बस आप ध्यान रखोगे कि पहली जब सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया करवा रहे हो तब इसके 2 अणु लेने, तो आगे 2 लगा देना बस। और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करवा रहे हैं तो इसका एक ही अणु काम में ले रहे हैं, 2 अभिक्रिया हैं ये, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम देखो इसके बाद में बात करते हैं, आगे पॉइंट है कोयला और पेट्रोलियम के निर्माण की बात करें। हजारों साल पहले भूकंप और ज्वालामुखी जैसी घटनाओं के कारण जमीन में धंस जाने की वजह से जो पेड़ पौधे हैं वो उच्च ताप और उच्च दाब के कारण जलकर कोयले में परिवर्तित हो गए, और कोयला धीरे धीरे जो है वो पेट्रोल में बदलता है। तो देखो समुद्र में समुद्री जीवों और समुद्री पेड़ पौधों के मरने से समुद्र के तल में ये इनका सारा कचरा बैठ गया। तो भूकंप और ज्वालामुखी जैसी घटनाओं के कारण उच्च ताप दाब जैसी बहुत सारी परिस्थितियां कई सालों तक बनी रही। तो क्या हुआ, इन घटनाओं इनके कारण ये अंदर चले जाते हैं और बैक्टीरियाओं के आक्रमण से पेट्रोलियम और गैस में बदल जाते हैं। तो फाइनली ये दब जाते हैं पृथ्वी के जमीन के नीचे, और कई सालों बाद जीवों की क्रियाओं से और वातावरणीय यानी ज्वालामुखी भूकंप आदि घटनाओं की वजह से धीरे धीरे पेट्रोलियम बैक्टीरिया वगैरह से मिला की वजह से फाइनली ये पेट्रोलियम और गैस में बदल जाते हैं, ठीक है। तो कोयला फिर कोयले से पेट्रोलियम वगैरह बन जाते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट हम आगे बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखो, तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एथेनॉल यानी एल्कोहल और मेथेनॉल के प्रभाव क्या क्या होते हैं। तो एथेनॉल के अधिक सेवन से तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है, जिससे हमारी उपापचयी क्रियाएं धीमी हो जाती है और हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। एल्कोहल के सेवन से व्यक्ति की किडनी यानी वृक्क यानी गुर्दे खराब हो जाते हैं, जिसके कारण उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अब मेथेनॉल की बात करो जरा, तो देखो मेथेनॉल जो है, मेथेनॉल को जहरीली शराब भी कहते हैं, याद रखें। इसके सेवन से आदमी की तुरंत मृत्यु हो जाती है या आदमी अंधा भी हो सकता है। नोट देखो, एल्कोहल की पहचान के लिए इसमें रंजक मिलाए जाते हैं, ठीक है, इसलिए इस एल्कोहल को विकृत एल्कोहल कहते हैं। ऐसा एल्कोहल जिसके अंदर कुछ रंजक मिलाए जाते हैं ना, रंग वाले पदार्थ मिलाए जाते हैं, ऐसे एल्कोहल को हम विकृत एल्कोहल कहते हैं। तो ये 2 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे मेथेनॉल के बारे में और विकृत एल्कोहल के बारे में। नेक्स्ट हम इसके बाद में बात कर रहे हैं साबुन और अपमार्जक। तो देखो साबुन और अपमार्जक क्या है। तो साबुन की बात करें तो साबुन कठोर जल के साथ झाग नहीं देते हैं, अपमार्जक कठोर जल में झाग देते हैं, ठीक है। कठोर जल का मतलब है कि देखो जो मृदु जल है उसमें कुछ अशुद्धियाँ नहीं होती है, और जो कठोर जल है उसमें आप कह सकते हो मैग्नीशियम वगैरह के लवण पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो एक प्रकार से कठोर जल कहलाता है। तो साबुन कठोर जल के साथ झाग नहीं देगा, अपमार्जक दे देगा। साबुन लंबी श्रृंखला वाले सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं। साबुन में लंबी श्रृंखला के कार्बनिक यौगिक होते हैं और उनके साथ में सोडियम और पोटेशियम लवण जुड़े होते हैं। अपमार्जक जो है वो लंबी कार्बनिक श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं, लेकिन उनके साथ में अमोनियम और सल्फोनेट लवण होते हैं। अमोनियम और सल्फोनेट लवण होते हैं, याद रह जाएगा। तीसरा पॉइंट है कि ये जल प्रदूषण नहीं करते हैं, साबुन जल प्रदूषण नहीं करते हैं, जबकि अपमार्जक जो है वो जल प्रदूषण करते हैं। ये आप ध्यान रखोगे। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की। तो यहाँ पे देखो आपको एक पॉइंट समझना, मिसेल का निर्माण। मिसेल क्या होता है और इसका निर्माण कैसे होता है। तो साबुन द्वारा सफाई की प्रक्रिया के दौरान मिसेल बनता है। साबुन एक प्रकार से लंबी कार्बनिक श्रृंखला, जैसे CH2 यानी सबसे पहले लास्ट में CH3 होगा, फिर CH3 के बाद में CH2, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2, ऐसे लंबी श्रृंखला के रूप में कार्बन और हाइड्रोजन यानी कार्बनिक यौगिक होंगे, हाइड्रोकार्बन होंगे, ठीक। और उसके बाद में आप देखोगे कि लास्ट में लंबी कार्बनिक श्रृंखला ऐसे चलती जाएगी। यहाँ पे एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, CH3, CH2, CH2, और लास्ट में यहाँ पर या तो पोटेशियम होगा या उसकी जगह क्या हो जाएगा, सोडियम। तो सोडियम या पोटेशियम के लंबे कार्बोक्सिलिक अम्ल, लंबी श्रृंखला के कार्बनिक यौगिक कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ जुड़े हुए हों तो वो साबुन कहलाते हैं। तो एक बार वापस यहाँ पर देख लो, जैसे ये लंबी कार्बनिक श्रृंखला तो होगी, है ना, CH3, CH2, 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 और फिर उसके बाद में यहाँ पर COO जो ग्रुप है, COOH कार्बोक्सिलिक समूह, उसका यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो इसकी क्षार से क्रिया करवाने पर हट जाता है।
क्षार यानी NaOH से क्रिया करवा दो, या फिर आप KOH से क्रिया करवा दो, तो ये लंबी कार्बनिक श्रृंखला का जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से हट जाएगा और इसके साथ या तो सोडियम जुड़ जाएगा या फिर जुड़ जाएगा क्या, पोटेशियम। ठीक है, और यहाँ से जो ये हाइड्रोजन हटा है, ये हाइड्रोजन इस OH के साथ क्रिया कर लेगा तो H2 हो जाएंगे और एक ऑक्सीजन होने से H2 बाहर निकल जाएगा। या ये जो हाइड्रोजन है ये इस KOH के OH के साथ क्रिया कर लेगा तो भी जल बन जाएगा। ठीक है, अब मैं देखो इसको थोड़ा सा अच्छे रूप में लिख देता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा आपको और बता देता हूँ कि साबुन जो है वो कैसे बनता है। देखो जैसे हम बात करें कि साबुन के अंदर एक लंबी कार्बनिक श्रृंखला के रूप में CH3 है ना, और फिर यहाँ पे देखो सिंगल बॉन्ड के साथ में CH2, फिर CH2, फिर CH2, ऐसे बहुत सारे आपको जोड़ने हैं। लगभग 17 कार्बन तक अगर हम जोड़ें तो वो एक साबुन बन जाता है। तो मान लिया कि यहाँ पे 17 कार्बन है, फिर इसके बाद में यहाँ पर COOH समूह है। इसकी क्रिया हम क्या करवा देंगे, किससे करवा देंगे, NaOH से। अगर Na की जगह KOH के ले लें तो KOH हो जाएगा, है ना, बस इतना सा फर्क है। तो पोटेशियम या सोडियम लवण के रूप में ये साबुन होते हैं। तो ये अभिक्रिया आप देख रहे हो, इस अभिक्रिया में ये दोनों क्रियाकारक क्रिया करेंगे तो ये जो सोडियम है ये इस हाइड्रोजन को हटाकर खुद यहाँ पर जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देगा तो सोडियम इसकी जगह जुड़ जाएगा। तो ये बन क्या जाएगा कि भाई CH3 है ना, CH2 और फिर ये COOH और साथ में यहाँ पर Na जुड़ जाएगा। तो ये जो बना है ये एक प्रकार का साबुन है, लंबी कार्बनिक श्रृंखला या हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, और उसका ये कार्बोक्सिलिक अम्ल और वो सोडियम या पोटेशियम से जुड़ा हुआ हो। तो लंबी कार्बनिक श्रृंखला, कार्बोक्सिलिक अम्ल और सोडियम के जो लवण है वो साबुन कहलाता है। अब ये जो OH है ये जो आने वाला ये हाइड्रोजन है इसके साथ क्रिया करके H2 का निर्माण कर देगा। ये एक अभिक्रिया हुई। तो इस अभिक्रिया में फाइनली आपने क्या देखा है कि लंबी कार्बनिक श्रृंखला होगी। जैसे देखो आप यहाँ पे देख पा रहे हो संरचना के रूप में, ये कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, यहाँ पे चौथा कार्बन, पाँचवां, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17, ऐसे 17 कार्बन हो जाएंगे। और इसके साथ में अगर COOH ग्रुप साथ में और यहाँ पे एक जुड़ जाएगा Na, तो ये जो है ये क्या बन जाएगा, ये एक प्रकार से क्या बन जाएगा, ये एक साबुन बन जाएगा। तो साबुन एक प्रकार से जब हम साबुन की कपड़े पर सफाई से के समय साबुन को यूज़ करते हैं तो कपड़ा जब जल से भीगा हुआ हो तो कपड़े के ऊपर जो मेल होता है ना, वो तेल, ये गंदगी होती है, एक प्रकार से तेल से बनी हुई गंदगी होती है। तो तेल, ये जो गंदगी है वो तेल के अंदर बहुत सारे हाइड्रोकार्बन ग्रुप होते हैं। तो देखो समान समान को घोलता है, ठीक है ना। तेल जो है उस तेल के अंदर ये वाला हिस्सा घुल जाएगा साबुन का, ठीक है। ये वाला हिस्सा तेल के अंदर यानी उस कपड़े के तेल का मेल जो है उसके अंदर घुल जाएगा। अब ये वाला जो हिस्सा है वो मेल में नहीं घुलकर जल में घुलेगा। तो अगर हम इस प्रकार से इसको समझें कि हमारे पास एक यहाँ पर एक ये कपड़ा है, ठीक है, या फिर ऐसे समझें कि ये एक जल है, जल से भरा हुआ बीकर है ना, पूरा जल है इसके अंदर, और इस जल के अंदर यहाँ पे कपड़े की ये एक प्रकार से तेल की गंदगी है। तेल में हाइड्रोकार्बन होते हैं, तो साबुन का हाइड्रोकार्बन वाला जो हिस्सा है वो इसके अंदर घुल जाएगा, और ये सोडियम वाला हिस्सा जिसको मैं इस गोले से दर्शा रहा हूँ ये जल के अंदर घुलेगा, बाहर बाहर जो जल है ना उसके अंदर घुलेगा। तो इस प्रकार से एक संरचना बन जाएगी जिसमें ये कार्बनिक श्रृंखला जो पूंछ वाली है वो तेल में घुल जाएगी क्योंकि तेल में कार्बन है, और साबुन का कार्बनिक श्रृंखला वाला हिस्सा है वो उसमें घुल जाएगा, समान समान को घोलता है। और दूसरी तरफ ये सोडियम वाला जो ये आयनिक सिरा है वो जल में घुल जाएगा, है ना, यहाँ इस प्रकार से ये, इस प्रकार से ये। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये एक संरचना बन गई। इस प्रकार की जो ये संरचना है इस संरचना को हम मिसेल कहते हैं। तो ये साबुन की जब कपड़े पर सफाई की प्रक्रिया होती है उस दौरान मिसेल का निर्माण होता है। तो मिसेल में क्या होगा कि कार्बनिक जो साबुन है उस साबुन में दो सिरे हो जाएंगे। साबुन के दो सिरे कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो पूंछ वाला सिरा जिसमें ये लगभग 17 तक कार्बन होंगे, और दूसरा COONA वाला समूह है, COONA समूह जो।
तो COO समूह जो है वो एक दूसरा सिरा हो गया। तो इसको हम COO सिरे को हम सिर बोल देंगे और ये बाकी वाला सिरा जो पूंछ बोल देंगे। तो पूंछ जो है वो तो घुलेगी तेलीय गंदगी के अंदर, और जो सिर वाला सिरा है वो घुलेगा जल के अंदर। तो ये जल के अंदर सिर वाला सिरा घुलता है, इसलिए इसको जल रागी बोलते हैं। ये जल से अनुराग रखता है, जल रागी सिरा हो जाएगा। और पूंछ वाला सिरा जो है वो जल में नहीं घुलता है, इसलिए इसको जल विरागी सिरा बोलते हैं। बात क्लियर है? अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक, तो देखो, मिसेल का निर्माण साबुन द्वारा सफाई के दौरान मिसेल बनेगा। तो देखो यहाँ पे C17H35 COO लिखा हुआ है, ये एक साबुन है। या आप C17H35 है ना, COO भी कह सकते हो। तो अगर सोडियम हो तो सोडियम का साबुन बन जाएगा अलग टाइप का, और उसकी जगह अगर पोटेशियम हो तो पोटेशियम का लवण हो जाएगा। तो साबुन जो है उच्च कार्बोक्सिलिक अम्लों के, उच्च हाइड्रोकार्बनिक कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। बात क्लियर है? अब देखो, संरचना आपको यहाँ पर बता रखी है, आपको इस टाइप से बनानी है, और यहाँ पे आपको ये बताना है, यहाँ पे गोले के रूप में दिखा देना है। तो आप क्या देखोगे कि ये जो गोले वाला भाग है ये जल रागी भाग है, और ये जो पूंछ वाला पूरा भाग है ये जल विरागी भाग है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, ये जल रागी भाग आगे वाला, और ये पूंछ वाला पूरा भाग जो जल विरागी भाग है, ये जल से दूर जाएगा, ये आगे वाला जल में घुलेगा। साबुन के दो भाग होते हैं, जल रागी भाग जल में घुल जाएगा, जल विरागी भाग जल में नहीं घुलेगा, अघुलनशील हो। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो तेलीय गंदगी है इसके अंदर ये हाइड्रोकार्बन पूंछ वाले जो पार्ट है वो घुल जाता है। तो तेल के अंदर ये घुल जाएगा, और ये जो गोले वाला पार्ट है ये जल के अंदर घुलेगा, जो कि चारों तरफ फैला हुआ। ठीक है, तो जल के अंदर ये सिर वाला भाग है ये जल में घुलने की कोशिश करेगा, जल की तरफ भागेगा। तो ये जो पूंछ वाला सिरा है जो तेल के अंदर घुला हुआ है, पूंछ वाला सिरा जो है ना, पूंछ वाला सिरा जो तेल के अंदर घुला हुआ है, ये तेल है, इसके अंदर ये पूंछ वाला सिरा ये घुले हुए हैं। ये पकड़ पकड़ के इसको खींचेंगे। क्यों खींचेंगे? क्योंकि ये सिर वाला सिरा जो है ये सोडियम ये जल में घुलना चाहेगा, ये सोडियम जल में घुलना चाहेगा, ये सोडियम जल में घुलना चाहेगा, जिससे ये जो तेल की जो गंदगी है इसको खींचना पड़ेगा। तो साबुन इसको खींचेगा तो तेल या गंदगी जो है वो कपड़े से निकलकर ऊपर आ जाती है, और कपड़े को हम साफ पानी से धोते हैं तो कपड़ा बिल्कुल साफ हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से मिसेल की जो प्रक्रिया जब आप बनाओ, डायग्राम बनाओ, तो आपको बीच में थोड़ा सा तेलीय गंदगी दिखा देनी है, यहाँ पर ऐसे गोला दिखा देना है, इसके अंदर ये पूंछ वाला सिरा गोल देना, और साथ में ये जो किनारे पर ये गोले हैं इनके गोले के साथ साथ Na+ सोडियम प्लस है ना, सोडियम आयन लिख देना आपको। ठीक है, क्यों? क्योंकि साबुन जो है वो दो पार्ट में बटा हुआ है। साबुन में क्या है? CH3 CH2 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 COO Na, तो Na। ठीक है, अब ये सोडियम वाला जो पार्ट है इससे अगर अलग होकर जल में घुलना चाहे तो ये Na+ के रूप में अलग हो जाएगा, और जो बचा हुआ है ना, जो बचा हुआ होगा वो ये रहेगा। तो CH3 COO के ऊपर Na+ के रूप में होने से ये COO- के रूप में रहेगा, CH3 COO-। तो CH3 COO- तेल में घुलेगा और Na+ जल में घुलेगा, ऐसे करके वो गंदगी ऊपर आ जाएगी। ठीक, तो आपको किनारे पर मिसेल में क्या दिखाना है? सोडियम आयन यहाँ पर ये दिखाने हैं। ठीक है भाई, अब देखो हम मिसेल की थोड़ी क्रियाविधि को एक बार यहाँ पे पढ़ लेते हैं बस। देखो मिसेल की क्रियाविधि, जब साबुन को कपड़े पर रगड़ा जाता है तो साबुन के अणु इस प्रकार व्यवस्थित हो जाते हैं कि जल रागी भाग बाहर की तरफ जल में घुलेगा, और जल विरागी भाग पूंछ वाला भाग अंदर की तरफ यानी तेलीय मेल की गंदगी में घुलेगा। इस प्रकार एक गुच्छे का निर्माण हो जाता है, इस गुच्छे को हम मिसेल कहते हैं। ठीक है, यह गुच्छा कपड़े पर लगी गंदगी को अलग कर देगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक डायग्राम देख लेते हैं, इस डायग्राम को थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं। इस डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आप मान लो कि ये जल के अंदर ऊपर ये कपड़ा रखा हुआ है, तो कपड़े की ये जो गंदगी मान लेते हैं। ठीक है, कपड़े के ऊपर ये क्या है? ये गंदगी है। इस गंदगी के अंदर साबुन का एक पार्ट घुल जाएगा और दूसरा पार्ट जो है वो जल के अंदर बाहर की तरफ ऐसे घुला हुआ
घुलने की कोशिश करेगा। तो जिससे धीरे धीरे जो ये तेल की गंदगी है ये वाली, ठीक है, ये अपनी शेप को चेंज करेगी। पहले यहाँ पे फैली हुई थी, अब थोड़ी सिमटती जा रही है, और सिमटते सिमटते ये जो इसको चारों तरफ से खींच रहे हैं सोडियम जल में घुलते समय, तो ये गोल होती जाती है, और गोल होती होती धीरे धीरे एक स्थिति ऐसी आती है कि आप देखोगे इस डायग्राम के अंदर, इस डायग्राम में तो ये पूरे सोडियम ने पकड़ पकड़ के जल में घुलकर, जल में खुद तो घुले ही, साथ में इस गंदगी को लेकर भी खींच लिया। तो आप यहाँ पे देख रहे हो लास्ट डायग्राम के अंदर, ये जो गंदगी है ये इस कपड़े को छोड़ चुकी है, ठीक है। तो ये कपड़ा है, ऊपर ये गंदगी है, इसके अंदर ये सोडियम साबुन घुलकर, इस साबुन इसको पकड़कर ऊपर खींच लेता है। क्लियर है? तो ये डायग्राम आप ध्यान रखोगे। यहाँ पे एक्चुअल में ये हमारा जो चैप्टर है ये पूरा कंप्लीट होता है। और अब इसके बाद में क्वेश्चन बचे, जो क्वेश्चन को हम बाद में अलग से देख लेंगे एक साथ, है ना। सारे चैप्टरों के क्वेश्चन हम एक साथ देख लेंगे बाद में। हमारा जो चैप्टर है वो यहाँ पर, जो पॉइंट है चैप्टर के सारे वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर करें, और इसको बार बार रिकेप करके देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच।